जिस ज़माने में ₹5.25 का $1 हुआ करता था, उस ज़माने में भारत में सिनेमा की टिकट ₹1.50 की हुआ करती थी। लेकिन मुग़ल-ए-आज़म की टिकट सिर्फ टिकट नहीं, यादों का पूरा गुलदस्ता होता था। इसमें फ़िल्म की एक टिकट होती, फ़िल्म के फ़ोटोग्राफ्स होते, फ़िल्म के गानों की बुकलेट होती और होती दूसरी कई यादगार चीज़ें। और कीमत पूरे ₹100। जी हाँ, सुनकर आप चौंक सकते हैं कि भला सन 60 के दशक में ₹100 की सिनेमा टिकट किसने खरीदी होगी। तो जनाब जान लीजिए कि दिलीप कुमार की शहजादा सलीम और मधुबाला की अनारकली ड्रेस में खींची तस्वीरों का ये जलवा था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जिस दिन खुली, उस दिन आसपास के शहरों के लोग भी बम्बई पहुंच गए थे मराठा मंदिर के सामने फिल्म की टिकट के लिए लाइन लगाने। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में 4 दशक तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही मुग़ल-ए-आज़म के प्रीमियर पर खुद दिलीप कुमार ही नहीं गए थे। चलिए आपको बताते हैं इसकी वजह क्या थी, लेकिन इससे पहले फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से। बवाल हो गया था मुंबई में मुग़ल-ए-आज़म का सिनेमा घरों में रिलीज होना। किसी फिल्म का एक साथ देश के 150 सिनेमा घरों में रिलीज होना उस वक्त का रिकॉर्ड था। मराठा मंदिर इस फिल्म के लिए ही रंग रोगन करके फिर से चमकाया गया था। प्रीमियर पर प्रिंट हाथियों पर लदकर आया, सिनेमा के बाहर भव्य सेट सा बनाया गया, फिल्म के पोस्टर एक जैसे रंग जाए। इसके लिए आसिफ ने उन दिनों की एक मशहूर पेंट कंपनी का पूरा स्टाफ खरीद लिया था। इधर मराठा मंदिर में एक शो में 1000 लोगों से कुछ ही ऊपर लोगों के बैठने की जगह थी और बाहर टिकट खरीदने वाले इकट्ठा हो गए थे, कई 1 लाख आसपास। थिएटर वालों को पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन लोग भागे नहीं, वहीं डटे रहे। दिन में 4 शोज में 4000, हफ्ते के 28,000 के हिसाब से 4 हफ्तों के टिकट बिके और उसके बाद अगले 1 महीने तक थिएटर पर बुकिंग ही बंद रही। हाल फिलहाल के वर्षों में आपने एप्पल आईफोन खरीदने वालों की लाइनें देखी होंगी। मुग़ल-ए-आज़म की रिलीज के समय ये भारत में हो चुका है कि लोग 3-4 दिन तक लाइन में लगे रहे। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म हिंदी सिनेमा के लिए एक फिल्म नहीं बल्कि कहानी है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी और तमिल में भी फिल्म की शूटिंग होना तय हुई थी। हर सीन 3 बार शूट होता, लेकिन जिसका डर था वही हो गई। अकबर के नाम से रिलीज फिल्म का तमिल संस्करण फ्लॉप रहा और के आसिफ ने इसके बाद उन सारे अंग्रेज एक्टर्स को वापस भेज दिया जिन्हें उन्होंने मुंबई बुलाया था इस फिल्म की डबिंग करने के लिए। के आसिफ ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा बहाया, लेकिन फिल्म में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पैसा काटता था, जैसे कि संगीतकार नौशाद। हुआ यूं कि फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली खान को राजी करने के लिए पैसों की चमक कम हो गई थी। जिस जमाने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे काबिल सिंगर एक गाने का 400 से 500 रुपये लिया करते थे, बड़े गुलाम अली खान ने के आसिफ को भगाने के लिए एक गाने के 25,000 रुपये मांग लिए थे। के आसिफ तब ब्रीफकेस लेकर चलते थे, नोटों से भरा हुआ। उन्होंने वही ब्रीफकेस खोला और 25,000 रुपये बड़े गुलाम अली खां को थमा दिए। 2 गाने तय हुए। 50% एडवांस थमाकर के आसिफ वहां से आ गए। बड़े गुलाम अली खान फिल्मों में गाने को तौहीन समझते थे, लेकिन पैसा देख वो अब कैसे मना करते। मांग उन्होंने ही रखी थी, पूरी आसिफ ने कर दी। ये अलग बात है, नोटों का ऐसा ही एक ब्रीफकेस लेकर के आसिफ जब पहुंचे थे संगीतकार नौशाद के घर, तो मामला उल्टा पड़ गया था। के आसिफ ने नौशाद के घर पूरी इज्जत से एंट्री ली, कुर्सी पर बैठे और कहा कि फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के गाने उन्हें ही कंपोज करने हैं, और ये कहकर उनके सामने ब्रीफकेस खोल दिया। के आसिफ इटवा के रंगबाज थे तो नौशाद भी ठहरे लखनऊ के नवाबी अंदाज वाले संगीतकार। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेगम उनकी ये देख के सन्न
के आसिफ को काटो तो खून नहीं। नौसद ने उस दिन उनसे बात तक नहीं की। उनको इस बात का ताप कि इसने कैसे पैसे को उनके हुनर का मालिक समझ लिया। नौसद की बेगम ने बाद में दोनों में सुलह कराई। के आसिफ ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और तब जाकर काम आगे बढ़ा। फिल्म के लिए कुल 20 गाने नौसद ने बनाए थे। सारे गाने को आसिफ ने शूट भी किए, लेकिन फिल्म की एडिटिंग के बाद फिल्म में कुल गाने बचे 12। इन गानों में से हर गाना बेमिसाल। प्यार किया तो डरना क्या बनाने के लिए नौसद के घर की छत पर पूरी रात जगा हुआ था। फिल्म मुगल ए आजम एक काल्पनिक कथा पर आधारित फिल्म बताई जाती है। इसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम और किस्सों की किताबों में ज़्यादा मिलता है। पहले इस कहानी का जिक्र मिलता है इम्तियाज़ अली ताज के नाटक में। ये नाटक साल 1922 में लिखा गया। सलीम और अनारकली की इस कहानी पर अर्दशीर ईरानी ने 1928 में अनारकली नाम से फिल्म बना दी। तब तक सिनेमा बोलता नहीं था। पर्दे पर आवाज़ आई तो ईरानी ने 7 साल बाद इस पर फिर से फिल्म बना डाली। अनारकली की इस कहानी ने निर्माता सिराज अली हकीम पर इतना असर किया कि उन्होंने इसके लिए के आसिफ को साथ लिया और इस पर नए सिरे से फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म का नाम रखा गया मुगल ए आजम और इसके लिए पहली बार 4 मशहूर राइटर एक साथ आए। इसमें शामिल थे जीनत अमान के पिता अमन बाजाहत मिर्ज़ा, कमल अमरोही और एहसान रिजवी। हिंदी पोटी की बोलियों, गीतों, भजनों, लोकगीतों और मुहावरों से इन लोगों ने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को सजाया और के आसिफ ने तब तक अकबर के रोल के लिए अभिनेता चंद्रमोहन, सलीम के रोल के लिए DK सप्रू और अनारकली के रोल के लिए नरगिस को तैयार किया। फिल्म मुगल ए आजम की पहली शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में 1946 यानी आज़ादी के कुछ ही महीनों पहले शुरू हुई। शूटिंग शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि बंटवारे का ऐलान हो गया। सिराज अली जो फिल्म में अब तक पैसा लगा रहे थे वो पाकिस्तान चले गए। के आसिफ को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इस बीच चंद्रमोहन को भी दिल का दौरा पड़ा और 1949 में वो गुजर गए। सिराज ने एक बार यूं ही के आसिफ से जिक्र किया था कि बम्बई में कभी अगर पैसे की तंगी हुई इस फिल्म के लिए तो दोनों मिलकर मुंबई की तमाम ज़मीन पर मालिकाना हक रखने वाले बिल्डर सफूरजी पलन जी से मिलकर पैसे की दरख्वास्त करेंगे। के आसिफ उन्हीं के पास जा पहुँचे। पलन जी को फिल्म प्रोडक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अकबर के चलाए धर्म दीन ए इलाही के वो बहुत बड़े फैन थे। बस अकबर के नाम पर उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। ये उन दिनों की बात है जब किसी को किसी का कुछ पता नहीं होता था। शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक लोग सफ़र करने से कतराते थे। कमल अमरोही भी इसी झंझावत में किनारे हो गए। के आसिफ से उनका रतबा ना रहा तो उन्होंने सोचा कि फिल्म बंद हो गई है। उन्होंने अनारकली नाम से एक फिल्म शुरू कर डाली। ये बात के आसिफ को पता चली तो वे जा धमके कमल अमरोही के घर। अपने घर के आसिफ को देख कमल हक्के बक्के हो गए। के आसिफ ने उनको तगड़ी डांट लगाई। कमल अमरोही को बात समझ आ गई। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी फिल्म बंद कर दी। लेकिन जो फिल्म बंद नहीं हुई वो थी नंदलाल जसवंत लाल की अनारकली। प्रदीप कुमार और बीना राय को लेकर बनी ये फिल्म 1953 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। लेकिन के आसिफ ने ये फिल्म देखने के बाद भी यही तय किया कि उनकी फिल्म बंद नहीं होगी। फिल्म मुगल ए आजम का जब बम्बई के मराठा मंदिर में प्रीमियर हुआ तो दिलीप कुमार उस प्रीमियर में नहीं गए थे। वजह था उनका गुस्सा, जो इस बात पर था कि के आसिफ ने उनकी बहन से बिना उनकी रजामंदी के शादी कर ली। दिलीप कुमार को गुस्सा इस बात पर भी कि उनकी बहन अख्तर ने भी कभी इसके बारे में उन्हें नहीं बताया। के आसिफ ने इस निकाह के बाद 2 शादियां और की। एक मशहूर नृत्यांगना
सितारा देवी से और तीसरी मशहूर अभिनेत्री निगार सुल्ताना से, जिन्होंने फिल्म मुगल ए आजम में बहार का किरदार निभाया। वही बहार जो सलीम पर मरती है और एक दिन हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब देखती हैं, लेकिन जब सलीम को अनारकली पर फिदा देखती हैं तो जाकर जिले इलाही से इसकी शिकायत कर देती है। लेकिन ऊपर वाले के रंग देखिए कि जब इसी मुगल ए आजम को सपूरजी पलनजी की कंपनी ने रंग रंगने के साथ 12 नवंबर 2004 को दोबारा रिलीज किया तो उस प्रीमियर के चीफ गेस्ट बने दिलीप कुमार।